केमिस्ट्री। बेसिकली केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द मैटर। तो मैटर के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, कंपोजिशंस हैं, या आप कह सकते हैं उनके जो स्ट्रक्चर हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं इन द केमिस्ट्री। तो जनरली जो केमिस्ट्री है वो कंसर्न है अबाउट द मैटर। तो मैटर हम किसे कहते हैं? व्हाट इज मैटर? मैटर जो है वो बेसिकली एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है। तो जितने भी हमारे पास चीजें हैं जो एक जगह घेर लेते हो और साथ ही साथ उनका एक मास हो, तो हम उस तरीके के जितने भी चीज हैं, जितने भी सबस्टेंस हैं, उन सबस्टेंस को हम मैटर कहते हैं। तो जनरली हम मैटर जो है हमारे पास तीन तरीके की होती है। वन इज द सॉलिड, एंड सेकंड इज द लिक्विड, एंड थर्ड इज द गैसेस। तो इन सारे के सारे जो, चाहे आपका सबस्टेंस सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या गैसेस फॉर्म में हो, दे ऑक्यूपाई स्पेस और इनका एक मास होती है। तो इस वजह से हम इन सब को मैटर्स कहते हैं। अब जनरली जब आप कंपोजिशन मैटर को देखते हैं तो आपके जो मैटर है वो मैटर किसके बने होती है, वो उसमें क्या चीजें होती है, वो एक इम्पोर्टेंट है। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर मीन्स जितने भी हमारे पास मैटर्स हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो या गैसेस फॉर्म में हो, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो जितने भी हमारे पास मैटर्स हैं वो सारे के सारे मैटर जो है एक छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है, और उस तरीके के छोटे पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है एटम्स। तो मिलियंस ऑफ एटम्स जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है, लीड इनटू फॉर्मेशन ऑफ ए मैटर। हमारे पास एक मैटर बनते हैं। ओके। तो जितने भी हमारे पास मैटर्स हैं, चाहे आपके पास सॉलिड हैं, चाहे आपके पास लिक्विड हैं, चाहे आपके पास गैसेस हैं, इन सब मैटर्स का एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, इन सब का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है। और वो सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है मैटर का, वो आ जाते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ द एटम्स। तो एटम के जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, इन दी स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर्स। तो जब भी आप मैटर्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, वी हैव टू हैव नो अबाउट द एटम्स। हमें उस मैटर के एटम्स के बारे में पता होनी चाहिए, उस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए। तो जनरली जब आप एटम्स देखते हैं तो हमारे पास एटम जो है बहुत सारे पार्टिकल्स के बने होती है। एटम खुद पार्टिकल्स के बने होती है, और उन सारे के सारे पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल मींस उस तरीके के पार्टिकल जो एटम से भी छोटा है। आपके पास मैटर है, मैटर्स एटम के बने होती है, फिर एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होती है। तो जनरली हमारे पास अभी तक जो है वो 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और उन सब 32 सब एटॉमिक पार्टिकल में से हमारे पास तीन ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और यही फंडामेंटल पार्टिकल जो है जनरली जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उन सारे के सारे एटम्स में मौजूद होती है। और उन सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमारे पास एक अभी अपना माइक ऑफ कर लो। ओके। तो जनरली हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो तीन तरीके के फंडामेंटल पार्टिकल्स होती है। और फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही है। ठीक है। हमारे पास 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती है, और उन 32 सब एटॉमिक पार्टिकल में से तीन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। वन इज द इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकंड इज द न्यूट्रॉन, एंड थर्ड इज द प्रोटॉन। और जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम जो है इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने होती है। उन सारे के सारे एटम्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन्स होती है, आपके पास प्रोटॉन होती है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्जेड होती है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है। हमारे पास प्रोटॉन्स होती है जो पॉजिटिवली चार्जेड होती है,
एंड थर्ड जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हैं इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के जो चार्ज है वो न्यूट्रल होती है। और जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं एटम्स का, तो हमारे पास बहुत सारे थ्योरीज आया है। आप लोअर क्लास में पढ़ा होगा, पीयूसी टीडीसी में पढ़ा होगा, तो बहुत सारे थ्योरीज आई है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। वन ऑफ द थ्योरी जो है हमारे पास है जे थॉमसन मॉडल। अब जे थॉमसन मॉडल से पहले भी आपके पास बहुत सारे थ्योरीज आए हैं, मैं इन सारे थ्योरीज को टच नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास ये आपने लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है, हमारे पास जे थॉमसन मॉडल ऑफ थ्योरी आ गए। फिर इसके बाद उससे थोड़ा सा एडवांस और एक थ्योरी आ गई जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। एंड थर्ड जो आपके पास एक और थ्योरी आए हैं जिसे हम बोर्स एटॉमिक मॉडल्स कहते हैं। और इसी बोर्स एटॉमिक मॉडल्स से हमारे जो फर्स्ट सेम जो सिलेबस है वो स्टार्ट होती है। ओके, तो बोर मॉडल ऑफ एटम 1913 में प्रपोज की। नील बोर नाम के एक साइंटिस्ट था, डेनिश साइंटिस्ट। उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दे दी जिसे हम बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम कहते हैं। और इस थ्योरी में बोर्स ने कुछ पॉस्टुलेट्स रखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को डिटरमिन करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। वन ऑफ द पॉस्टुलेट इज an atom consists of small positively charged nucleus saturated at its center। तो जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उन सारे के सारे एटम्स में हमारे पास दो तरीके की पार्ट्स होती है। वन इज द सेंट्रल पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस में हमारे पास दो तरीके के फंडामेंटल पार्टिकल्स होती है। वन इज द प्रोटॉन एंड सेकंड इज न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में रहती है, और न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं होती है। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस के जो चार्ज बनेंगे वो चार्ज बनेंगे ड्यू बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन। तो जनरली हमारे पास जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो एटम के सेंटर में हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होती है, और उस सेंटर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती है इन ए सर्कुलर पाथ। तो सेकंड जो पोस्टुलेट बोर मॉडल ऑफ एटम में ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक सर्कुलर पाथ के थ्रू, एक सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करती है, और उस तरीके के सर्कुलर पाथ को हम नाम दे देते हैं ऑर्बिट, या हम शेल कह सकते हैं, या हम एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, सारे के सारे एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास बहुत सारे शेल्स होती है, हमारे पास बहुत सारे सर्कुलर पाथ होती है, एनर्जी लेवल्स होती है, और उस एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर फॉर्म में। तो ये जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हमारे पास ये एक एटम है, जनरली ये नाइट्रोजन का एटम है। तो ये जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है, और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है, और ये पॉजिटिवली चार्जिड होती है। और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास सर्कुलर पाथ हैं, बहुत सारे सर्कुलर पाथ होती है हमारे पास, और इन सर्कुलर पाथ के थ्रू, इन सर्कुलर पाथ्स को हम शेल या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और इन सर्कुलर पाथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होती है जो नेगेटिवली चार्जिड हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करती है। तो ये सेकंड पोस्टुलेट फॉर बोर मॉडल्स ऑफ एटम। एंड थर्ड जो पोस्टुलेट्स है हमारे पास, ईच जो एनर्जी लेवल्स हैं या जो शेल हैं हमारे एटम में, उन सारे के सारे शेल का एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जीज होती है, और उन एनर्जी लेवल्स या शेल को हम डिजिग्नेट करते हैं विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। जैसे हमारे पास है वन शेल है। जब आप इस ग्राफ को देखते हैं, इस डायग्राम को देखेंगे, तो ये जनरली हमारे पास एक एटम है, न्यूक्लियस सेंटर में है, और इसके सराउंडिंग में हमारे पास बहुत सारे शेल्स होती है, शेल्स हैं। ओके,
और इन शेल को हम 1, 2, 3 एंड 4 रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इनको के शेल, एल शेल, एम शेल या एन शेल हम नाम दे देते हैं। तो जितने भी हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं, इन शेल्स का अलग अलग एनर्जी होती है। जैसे के शेल का एक अलग एनर्जी होती है, एल शेल का एक अलग सा एनर्जी होती है, एम शेल का एक अलग सा एनर्जी होती है, और एन शेल का एक अलग एनर्जी होती है। तो ये जो थर्ड पोस्टुलेट है यही कहता है कि जितने भी हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, जो एनर्जी शेल्स हैं, उन शेल्स का अलग अलग शेल्स का एक अलग अलग एनर्जी होती है। एंड फोर्थ पोस्टुलेट इन द बोर मॉडल बॉटम इज energy of the shell increase as we move away from the nucleus। ये फोर्थ पॉस्टुलेट्स हैं। जितने भी हमारे पास शेल्स हैं, जितना आप न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, उतनी ही उन शेल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। जैसे आपके जो वन शेल है वो न्यूक्लियस के नजदीक है, इसका एनर्जी कम होगा, और टू जब शेल को देखेंगे तो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, तो टू शेल का एनर्जी वन शेल से ज्यादा होती है। सिमिलरली थ्री शेल का जो एनर्जी है वो टू से ज्यादा होती है, फोर शेल का एनर्जी जो है वो थ्री से ज्यादा होंगे। तो जितना आप न्यूक्लियस से दूर चले जाती है, उतनी ही आपका जो शेल्स हैं, उन शेल्स का एनर्जी डिफरेंट होती जाती है, उन शेल्स का एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। एंड फिफ्थ जो पॉस्टुलेट्स हैं बोर मॉडल बॉटम में, ये क्या कह रहा है, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, जो आपके पास एक पर्टिकुलर शेल है और उस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में उस शेल में रिवॉल्व करते रहेंगे, तब तक आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना आप वो एनर्जी गेन करते हैं, ना एनर्जी को वो लॉस करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कब चेंज होती है, जब आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देते हैं, आप बाहर से एनर्जी देते हैं, और जब आप एनर्जी दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, आप रेडिएशन के फॉर्म में जब आप एटम को एनर्जी दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। और जो ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले वाले शेल में नहीं रहेंगे, बल्कि वो एक हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाएंगे। ओके, तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज होती है जब आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। जब आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, तब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लोअर शेल से एक कम एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, या अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक हायर एनर्जी लेवल्स में हो, तो वो हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल्स में आ जाते हैं, और उस वक्त आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी चेंज हो जाएंगे। ओके, तो जब आप इस डायग्राम में देखेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, और बहुत सारे हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, और ये वाली जो रेड लाइन से जो सर्कुलर लाइन आपको देख रहे हैं, ये हमारे पास इनर एनर्जी लेवल्स हैं, ये फर्स्ट शेल है, और उस फर्स्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ओके, और जब आप इस एटम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बेसिकली एनर्जी का फॉर्म है। आप एनर्जी दे रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होगा, और जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो इस वाले शेल में रिवॉल्व नहीं करेंगे, अब वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। तो N1 से वो 2 वाले शेल में चले जाएंगे, और जो ही वो 2 वाले शेल में चले जाते हैं, एनर्जी इंक्रीज हुआ, एनर्जी आपके एटम का इंक्रीज हुआ, और जब भी किसी भी सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज होता है तो वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर आप फोटॉन नहीं डालते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर शेल में रहे, जैसे आप सेकंड ग्राफ में देखेंगे, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो लोअर एनर्जी शेल में है, लोअर शेल में है, n=1 शेल में है, या आप के शेल कह सकते हैं। ओके, और इस वाले स्टेट में आपके जो एटम है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम एनर्जी वाले शेल में मौजूद है। ओके, और इस तरीके के स्टेट को हम नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट मींस वो वाली स्टेट ऑफ द एटम, उस एटम के उस स्टेट को हम कहेंगे जिसमें आपके एटम का एनर्जी कम है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी वाले शेल में मौजूद हो। ओके, और जब आप उस एटम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं, आप फोटॉन डाल रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होगा, और जो ही ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होंगे,
अब ये इस वाले शेल में रिवॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि वो एक हायर, उससे ज्यादा एनर्जी वाले शेल में चले जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल में चले गए तो पूरे एटम का एनर्जी इंक्रीज हुआ, और जब एटम का एनर्जी इंक्रीज होता है तो एटम अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसीलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने फोटॉन से लिया था, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करते हैं। अब जो ही वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और इस तरीके के स्टेट को हम नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट मींस वो वाली एटम के वो वाली स्टेट जिसमें एटम के पास एनर्जी ज्यादा है, और वो एनर्जी ज्यादा किस लेवल्स में चले गए, वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल्स में, हायर एनर्जी वाले शेल में। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल में ऑक्यूपाई होती है, उस वजह से आपके एटम जो है वो अनस्टेबल होती है, और उस तरीके के स्टेट को हम नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में आपका एटम नहीं रहती है, आपका एटम जो है वो जितना हो सके स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, वो ग्राउंड स्टेट में रहने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चले गए, तो हायर एनर्जी लेवल में उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत बहुत कम होता है, शॉर्ट लाइफ टाइम जो है वो बहुत बहुत कम होती है। थोड़ी सी टाइम के लिए वो हायर एनर्जी लेवल, हायर वाले शेल में रहेगा, लेकिन फौरन वो हायर एनर्जी शेल से वो नीचे वाले शेल में आ जाएंगे, और नीचे आने के दौरान वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करेंगे। ठीक है, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। जैसे आप थर्ड ग्राफ को देखेंगे, थर्ड डायग्राम को, ओके, नजर आ रहा है थर्ड डायग्राम? यस सर। ओके, जब आप थर्ड डायग्राम को देखेंगे तो हमारे पास एक शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। ठीक है, तो एक शेल से दूसरे शेल में चले गए, या दूसरे शेल से तीसरे शेल में चले गए। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर वाले शेल में चले जाते हैं, तो आपका जो एटम है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या क्या कर लेते हैं, हायर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन लोअर वाले शेल में आ जाते हैं, और उस वक्त वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बराबर होगा हायर वाले शेल और लोअर वाले शेल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। इतनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जब वो रिलीज करेंगे, तभी वो हायर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है जो 6 पॉस्टुलेट है हमारे पास, आपके जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग शेल्स में, वो अपनी एनर्जी तब चेंज करते हैं जब वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, या वो हायर एनर्जी लेवल से नीचे लोअर एनर्जी लेवल्स में आ जाते हैं। उस वक्त ही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी चेंज करते हैं। एंड सेवंथ जो पॉस्टुलेट्स हैं बोर मॉडल ऑफ एटम का, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। ओके, ओके, नजर आ गया? यस सर। सर यस सर। जो लास्ट पॉस्टुलेट है मॉडल का, लास्ट जो पॉस्टुलेट है बोर मॉडल का, वो क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम। आप एंगुलर मोमेंटम हम किसे कहते हैं, जब आपके पास एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जिसका एक सर्कुलर मोशन हो, और इस तरीके के सर्कुलर मोशन को हम डिटरमिन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो बेसिकली पैरामीटर है विच डिटरमिन्स द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल। जब भी आपका पार्टिकल एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करते हैं, तो हम उसको एंगुलर मोमेंटम के जरिए डिटरमिन करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो बेसिकली बराबर होती है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। रेडियस, जैसे आप एटम ले लेते हैं, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास बहुत सारे सर्कुलर पाथ होती है, जिसे हम शेल्स कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं, और इन ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन का एक एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो एंगुलर मोमेंटम आप इजीली निकाल सकते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के थ्रू वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूवमेंट करेंगे। एंड थर्ड इज द रेडियस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। आपका जो इलेक्ट्रॉन है
न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू 1 शेल में है, तो इतनी डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो उसका एक अलग सा एंगुलर मोमेंटम होंगे। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में हो, तो सेकंड शेल का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, आर के जो वैल्यू है वो ज्यादा है। तो जब आपका आर का वैल्यू ज्यादा होंगे, आर का वैल्यू डिफरेंट होंगे, तो मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिफरेंट होगा। तो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इन डिफरेंट शेल्स में, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 वाला शेल, n इज इक्वल टू 2 वाला शेल, n इज इक्वल टू 3 वाला शेल, n इज इक्वल टू 4 वाला शेल, हर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का एक अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होती है। और वो एंगुलर मोमेंटम जो है बराबर होती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। आप इजीली एंगुलर मोमेंटम जो है निकाल सकते हैं h बाय 2 पाई के फॉर्मूले के थ्रू, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसके जगह पे आप 1 यूज कर सकते हैं फॉर द k शेल, आप n की जगह पे 2 यूज कर सकते हैं फॉर l शेल, आप 3 यूज कर सकते हैं फॉर m शेल, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास k शेल है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो बेसिकली बराबर होगा, k के जगह पे आप 1 यूज कर सकते हैं, k के लिए जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 है। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन k शेल वो बराबर होगा h डिवाइड बाई 2 पाई। ओके, और जब आप l शेल को देखेंगे, तो l शेल के केसेस में हमारे पास जो n के जो वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है वो 2 है। तो जब आप यहाँ 2 डालेंगे n की जगह पे, 2h डिवाइड बाई 2 पाई होगा, 2 और 2 कैंसिल होंगे, h बाय 2 होंगे, h बाय पाई होंगे। तो आपका k शेल का एक अलग सा एंगुलर मोमेंटम है, सेम उसी तरह आपका l शेल के लिए अलग सा मोमेंटम होंगे, और आपके m शेल के लिए अलग सा एंगुलर मोमेंटम होंगे, ठीक है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी शेल में रिवॉल्व करेंगे जिस शेल के एंगुलर मोमेंटम करस्पॉन्ड करते हो विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स का एक एंगुलर मोमेंटम है, और वो एंगुलर मोमेंटम उस शेल के एंगुलर मोमेंटम के अगर बराबर है, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है उस शेल में मूवमेंट करते रहेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम के शेल के एंगुलर मोमेंटम के साथ करस्पॉन्ड करता हो, इक्वल हो, तो आपका इलेक्ट्रॉन के शेल में रिवॉल्व करेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एल शेल के करस्पॉन्ड करते हो, तो वो एल शेल में रिवॉल्व करेंगे। तो ये है कुछ पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल एटम में जो भी पॉस्टुलेट दिया गया है, उन पॉस्टुलेट्स का ये जो लास्ट पॉइंट है। ओके, तो लेकिन फिर भी इस बोर मॉडल एटम में कुछ लिमिटेशंस रही है। आपके एटम के जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो बोर मॉडल ऑफ एटम जो है वो नहीं दे पाते हैं। फर्स्ट जो आपके पास लिमिटेशन रहा है वो है स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम। ओके, तो स्पेक्ट्रा हम किस कहते हैं? स्पेक्ट्रा को हम जनरली लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ओके, जब आप यहाँ देखेंगे इन ग्राफ्स को, जब आप देखेंगे डायग्राम्स को देखेंगे, तो हमने ये कहा गया कि जितने भी हमारे पास एटम हैं उन एटम में हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स होती है, ऑर्बिट होती है, शेल्स होती है। ओके, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो तब चेंज होती है जब आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देते हैं, और उस वक्त आपका इलेक्ट्रॉन जो है एक हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और जो ही आपका इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, तो आपके एटम का ओवरऑल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है, एटम अनस्टेबल होता है, जिसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। और एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है, वो जल्दी से फिर से लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो जब आप इस सेकंड डायग्राम को देखेंगे, तो हमारे पास ये एक शेल है, n इज इक्वल टू 2 दूसरा शेल है, n इज इक्वल टू 3 तीसरा शेल है, एंड n इज इक्वल टू 4 जो है वो चौथा शेल है। और जब आप एटम को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप दे रहे हैं, तो उस वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक हायर एनर्जी लेवल्स में ऑक्यूपाई होंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n इक्वल टू 4 में चले गए, तो जो ही आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 शेल में चले जाते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बहुत बहुत इंक्रीज होती है, वो अनस्टेबल होती है। इसीलिए
n इज इक्वल टू 4 में नहीं रहता है, वो जल्दी से n इज इक्वल टू 4 से वो लोअर एनर्जी लेवल्स में आ जाते हैं, वो ग्राउंड एनर्जी लेवल्स में आएंगे। तो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू जो ही वो 1 पे आ जाते हैं, वापस आते हैं, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, तभी आपका इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कम होगा। तो हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में जो ही वो आ जाते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। और इस रेडिएशन का जो इमिट हो रहा है, उस रेडिएशन का जो एनर्जी है वो बराबर होंगे n इज इक्वल टू 4 वाले शेल का एनर्जी और n इज इक्वल टू 1 शेल के एनर्जी के बीच के डिफरेंस, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस, और इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस जो है वो इमिट करेंगे। और इस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग में आपको स्पेक्ट्रा पे हमें एक पीक आ जाते हैं, इस तरीके के लाइन आते हैं। जब आप इसको प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं या आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास करते हैं, तो हमारे पास एक ग्राफ पे एक पीक आ जाते हैं, एक लाइन आ जाते हैं, और इस तरीके की लाइन को हम नाम दे देते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एक ये हुआ। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में चले गए, आप जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं वो इतनी ज्यादा नहीं दे रहे हैं, आप इतना यहाँ n इज इक्वल टू 3 में चले गए, लेकिन जो ही आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 में चले गए, तब भी आपके एटम की एनर्जी इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुई, और उस वजह से फिर से अनस्टेबल होंगे, आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से फिर से नीचे n इज इक्वल टू 1 में आ जाएंगे, और उस वक्त फिर से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेंगे, वो कुछ रेडिएशन इमिट करती है, और इस रेडिएशन का जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रेडिएशन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि 4 से 1 में आने के दौरान इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा था, अब n इज इक्वल टू 3 से 1 में आने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज करेंगे, और उस वजह से आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो एनर्जी है वो थोड़ा सा कम होगा। और जब आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिर से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में डाल देते हैं, आपको एक अलग एनर्जी पे एक लाइन आते हैं। सेम उसी तरह हमारे पास अगर आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में चला गया हो, तो 2 से 1 में आएंगे, और उस वक्त भी कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट होगा, और इस वाले रेडिएशन का एनर्जी फिर से कम होगी, ओके। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स पे आ जाते हैं या ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, तो उस वक्त आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और हर जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो रेडिएशन, उन रेडिएशन का एक अलग अलग एनर्जी है, और उस वजह से आपको स्पेक्ट्रा पे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जब आप ये रेडिएशन डाल देते हैं, तो आपको एक अलग अलग एनर्जी पे इस तरीके के लाइन आते हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है, जो ये लाइन स्पेक्ट्रा है, वो सिर्फ और सिर्फ बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम का ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे एटम, हाइड्रोजन जैसे एटम मीन्स जैसे हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी आपके पास सिस्टम है, उन सिस्टम के लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाते हैं, करते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। लेकिन अगर हम बोर मॉडल ऑफ एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम पे अप्लाई करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम मीन्स वो वाले एटम जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा हो, जैसे हमारे पास हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लिथियम है 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बेरिलियम है 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बोरान है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इन सारे के सारे माइक म्यूट कर लो हकीमा। तो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स में जिन एटम्स में हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, जिन एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, उन इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पेक्ट्रा है, जो लाइन स्पेक्ट्रा है, ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा वो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स लाइन स्पेक्ट्रा होती है, और इस स्पेक्ट्रा को इस तरीके के एटम के जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इन एटम के स्पेक्ट्रा जो है बोर मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये एक मेन ड्रॉबैक रहा है बोर मॉडल ऑफ एटम का, कि बोर मॉडल ऑफ एटम जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ओके, एंड नेक्स्ट जो लिमिटेशन रहा है वो है ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, अब ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट किसे कहते हैं?
जब आप लाइन स्पेक्ट्रा देखते हैं किसी भी एटम का, तो फॉर एग्जांपल जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और वो लाइन जो है आया है ड्यू टू बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। आपने एनर्जी दे दिया, इलेक्ट्रॉन हायर में चले गए, फिर हायर में जो इलेक्ट्रॉन चले गए हायर शेल में अनस्टेबल होता है, फिर वहां पे वो नहीं रहता है, वो जल्दी से वापस आ जाते हैं। तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ गया इलेक्ट्रॉन, उस वक्त कुछ रेडिएशन इमिट हुआ और उस रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग में हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी के लाइन आते हैं स्पेक्ट्रा पे, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लाइन स्पेक्ट्रा है, और जब आप इस एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, तो जो एक लाइन स्पेक्ट्रा आनी चाहिए थी एक एटम का, हमारे पास वो स्प्लिट होके एक से ज्यादा लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये एक लाइन है, लाइन स्पेक्ट्रा एक एटम का, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं डालते हैं, तो उस वक्त हमारे पास इस एटम का एक लाइन स्पेक्ट्रा आ गया, एक लाइन आ गया। लेकिन वही एटम हम कहाँ पे डालते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल के देखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में दे के हम देखते हैं, तो हमें एक लाइन नहीं आता है, बल्कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ लाइंस आते हैं। हमारे पास बहुत सारे लाइंस आते हैं, 3 4 5 लाइंस आते हैं। इस तरीके के 3 4 5 लाइंस आने को हम नाम देते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस। ठीक है, तो आपका एक लाइन आता था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में, वही एक लाइन